नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बोर्ड एग्जाम 2022 का टाइम टेबल आ चुका है 10th का एंड 12th का। 12th की बात की जाए तो पहला जो पेपर है वो है इंग्लिश का, एंड उसके तुरंत अगले दिन 5 तारीख को हमारा हिंदी का पेपर है। तो क्या एक दिन में, आधे दिन में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी की तैयारी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी बातें बताता हूँ ना उसे फॉलो भी करना, सिर्फ इस वीडियो को देखना मत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको टिप्स बताऊं उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पेपर पैटर्न है वो पता होगा। अगर आपको पेपर पैटर्न पता नहीं है 12th हिंदी का बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जाकर पहले पेपर पैटर्न देखो। मैं जो पेपर पैटर्न का PDF है उसका लिंक आपको पिन कमेंट में दे देता हूँ। आपको अगर पता नहीं है तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लो। पहले आप पेपर पैटर्न देखो। तो जो आपके मन में आधे डाउट है ना कि निबंध आएगा क्या, लेटर आएगा क्या, विज्ञापन लेखन आएगा क्या हिंदी में, ये सब आने वाला है क्या, सो ये सब आधे जो डाउट हैं आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे और आधा जो टेंशन है हिंदी को लेकर वो ऐसा ही खत्म हो जाएगा। तो जाके पहले पेपर पैटर्न देख लो। अगर पता नहीं है तो पिन कमेंट में लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए हमारा आज का मेन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टेप वाइज यानी कि पहले गद्य, उसके बाद पद्य, उसके बाद विशेष अध्ययन, व्यवहारिक हिंदी और व्याकरण, ऐसे स्टेप वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ देखने वाले हैं। यूनिट वाइज टिप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है गद्य, यानी कि जो हमारा लेसन्स वगैरह होता है। देखो, गद्य है, पद्य है, विशेष अध्ययन है, व्यवहारिक हिंदी है, व्याकरण है, बट राइटिंग स्किल नहीं है। तो क्या राइटिंग स्किल यानी कि निबंध लेखन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, वो सब आने वाला नहीं है क्या बोर्ड एग्जाम 2022 हिंदी में? देखो, नहीं आने वाला है। इसलिए तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जाके पहले पेपर पैटर्न देख लो। पेपर पैटर्न से आपको आइडिया हो जाएगी कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो आपका सबसे बड़ा इस बार प्लस पॉइंट है कि आपको जो लेटर वगैरह हो गया, निबंध हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, वो सब आने ही वाला नहीं है। ठीक है, राइटिंग स्किल में आपको कुछ भी नहीं आएगा 12th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2022 में। तो आपका वो एक प्लस पॉइंट है। वैसे वो था तो इजी, बट टाइम बहुत कंज्यूम करता था, बहुत टाइम लेता था और बच्चों को उसमें मार्क्स भी पूरे नहीं मिलते थे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती थी। तो पूरे 5 नहीं बट 3-4 मार्क्स मिल जाते थे। तो वो अच्छा है कि आपको दिया नहीं है इस बार राइटिंग स्किल। तो सबसे पहले है गद्य विभाग, यानी कि आपका लेसन वाला पार्ट आता है। तो इसमें अधिकतर तो पैसेज ही आने वाला है, परिच्छेद आने वाला है। पैसेज है तो इजी होगा। आप माइंड सेट बनाकर चलो कि पैसेज है, इजी है, मैं लिख लूँगा ढूंढ कर, और वो इजी होता भी है। जो भी क्वेश्चन दिया है आपका पैसेज के ऊपर, तो पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड ढूंढो, मेन वर्ड, और उसी वर्ड को पूरे पैसेज में ढूंढो। तो जहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा तो उसके आसपास का जो लाइन है वो आपका आंसर होगा। बट उसी लाइन को सेम टू सेम उठा के मत लिख देना, उसे एक आंसर के फॉर्म में बनाकर लिख देना। तो पैसेज है, सबसे पहले पैसेज रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेंगे। देन सोमत का प्रश्न रहेगा, सोमत यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स। तो जो भी सोमत का क्वेश्चन रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स का, उसे हमेशा लिखो, उसे छोड़ो मत। बहुत लोगों को क्या लगता है ना कि जो सोमत का प्रश्न है मुझे डाइजेस्ट में दिखा था, वैसा ही सेम टू सेम मुझे यहाँ पर भी आंसर लिखना होगा पेपर में, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। तो देखो, सोमत यानी कि आपका मत, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस क्वेश्चन। सो वहाँ पर आपका क्या मत है वो लिखना है। आप कुछ भी लिखो, आपको वहाँ पर मार्क्स मिलने ही वाला है। तो इसलिए जहाँ पर भी ऐसा पूछा गया हो कि अपना सोमत लिखिए, अपने विचार लिखिए, तो वहाँ पर आप कुछ भी लिख देना, उसे भर देना। और इसी में गद्य विभाग में 6 मार्क्स के लिए बिना पैसेज वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे। 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखिए, ऐसा करके। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, आपने पाठ जितने भी हैं हमारे शुरुआत के पाठ वाले विभाग का बोल रहा हूँ, उसका आपने स्वाध्याय पढ़ा हो। आप पाठ मत पढ़ो, उसे मत समझो, चलेगा, बट जो उसका स्वाध्याय है उसके सारे क्वेश्चन, सारे नहीं, जो शब्द संपदा करके हैं, उसके बाद जो उसमें कुछ व्याकरण वाला अगर होगा तो उसको सुधार कर लिखिए, उसके कुछ भी रस पहचान कर लिखिए। सो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं पाठ के स्वाध्याय में, उसे आप पढ़ कर लिखिए। पाठ मत पढ़ो, चलेगा, लेकिन उसका स्वाध्याय उसे बहुत अच्छे से पढ़ कर रखो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो स्वाध्याय वगैरह है उसमें लास्ट में होता है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान करके। तो जो ऐसे क्वेश्चन है, जितने भी पाठ में, जितने हमारे पाठ हैं उसके स्वाध्याय में जो ऐसे क्वेश्चन है उसमें से भी 2 मार्क्स के लिए प्रश्न आएगा। पाठ में जितने ऐसे क्वेश्चन है उसमें से भी आएगा, और उसके बाद कविताओं के स्वाध्याय में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, तो उसमें से भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसलिए मैंने कहा कि स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय में जो आपको एक जो पॉइंट दिया गया है ना, उसे अच्छे से पढ़ कर रखो। और ग्रामर वगैरह भी स्वाध्याय में से ही आने वाला है। तो स्वाध्याय का जो ग्रामर वगैरह बॉक्स बनाकर दिया है ना, नीले बॉक्स में, हरे बॉक्स में, वो सब अच्छे से पढ़ कर रखो। आगे आता है पद्य विभाग, यानी कि पोयम वाला पार्ट। तो ये भी सेम गद्य की तरह ही रहने वाला है। आपको पहले पैसेज दिया रहेगा कोई पोयम का, उसके बाद सोमत रहेगा, और इसमें भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान आएगा स्वाध्याय में जो दिया है, पोयम्स के स्वाध्याय में। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। दोस्तों, जो पोयम का पैसेज होता है वो लेसन वाले पैसेज से थोड़ा अलग होता है।
इसलिए जो आपका कविताएं हैं उसे एक बार पढ़ कर रखो, ठीक है, सिर्फ 1 टाइम पढ़ कर रखो। और जो 5वें नंबर की कविता है, 5वें नंबर पर 2 कविता है और गुरुबानी और उसके बाद वृंद के दोहे। तो ये जो 2 कविताएं हैं ना, इसे खास पढ़ कर रखो। पढ़ने के बाद भी अगर नहीं समझता तो यूट्यूब पर देखो, टीचर से पूछो, लेकिन ये जो 2 कविताएं हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ कर रखो, क्योंकि ये जो भाषा में लिखी गई है, जिस लैंग्वेज में लिखी गई है, वो हमें समझने में थोड़ी हार्ड जाती है। इसलिए इन 2 कविताओं को, कौन सी, वृंद के दोहे और गुरुबानी, इन 2 कविताओं को बहुत अच्छे से पढ़ो। और बाकी जो कविताएं हैं उसको एक बार पढ़ो और इसके जो कवि हैं, ठीक है, कवि का नाम भी याद करके रखना कि इस कविता को किसने लिखा है। जैसे वृंद के दोहे को किसने लिखा है, कवि वृंदावन दास जी। सो इसे याद कर को रसास्वादन में आता है। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पद्य विभाग, यानी कि पोएम्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रसास्वादन, पोएम का एप्रिसिएशन, जो कि 12th हिंदी में 6 मार्क्स के लिए, 6 अंकों के लिए आने वाला है। तो रसास्वादन लिखने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो उसका फॉर्मेट है, कैसे लिखा जाता है, वो पता हो। मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है कि जो रसास्वादन है मुद्दों के आधार पर कैसे लिखा जाता है। मैंने हर एक जो भी उसका पॉइंट है, कवि का नाम, उसके बाद प्रतीक विधान, ये जो भी इतने पॉइंट हैं 6-7, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। उसका थंबनेल, उस वीडियो का थंबनेल कुछ इस तरह का होगा। आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि जो कवि का नाम है आपकी कविताओं का, वो याद कर लो, तो आपका 1 मार्क्स तो समझ लो फिक्स हो गया। रसास्वादन के 6 मार्क्स में से 1 मार्क्स समझ लो आपका फिक्स हो गया, अगर आपने कवि का नाम सब याद कर लिया। तो कविताएं ज़्यादा नहीं हैं, वो जो आपका कविता है कोख जाया है वो हटा दिया गया है, सच हम नहीं सच तुम नहीं वो भी हटा दिया गया है, और लोकगीत कविता, वो 2 कविता हटाया गया है, कोख जाया कविता नहीं है, वो पार्ट है। तो 2-3 कुछ कविता है, देख लेना आप। मैं आपको PDF दिखा दूंगा, जो डिलीटेड सिलेबस है उसका PDF दे दूंगा नीचे लिंक, और इमेज भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि डिलीटेड सिलेबस कौन सा है। तो ये जो डिलीटेड सिलेबस है इसमें तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, पैसेज नहीं आएगा, बट इसका जो स्वाध्याय है उसमें से ग्रामर के जो क्वेश्चन है और शब्द संपदा के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसेज नहीं आएगा डिलीटेड सिलेबस के पोएम और लेसन में से। और इसके बाद जितनी भी हमारी कविताएं हैं, जैसे कि नवनिर्माण, पेड़ होने का अर्थ, गुरुबानी, वृंद के दोहे, चुनिंदा शेर, ये जो कुछ कविताएं आने वाली है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो मैंने उसका रसास्वादन का एप्रिसिएशन का वीडियो बना दिया है सीरीज़ वाइज। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पा पाओगे, वहाँ पर आप जाना, और अगर आपके पास आंसर नहीं होगा तो उसे नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद देखो, जो रसास्वादन होता है वो 2 टाइप का होता है, मुद्दों के आधार पर एंड अर्थ के आधार पर। मुद्दों के आधार पर यानी कि पॉइंट वाइज लिखना होता है, और अर्थ के आधार पर यानी कि आपको एक पैसेज में, पैराग्राफ में लिखना होता है। इन्फॉर्मेशन वही सब रहेगा, कवि का नाम, उसके बाद उसकी विधा वगैरह वही सब रहेगा, बट उसे आपको मुद्दों के आधार पर पॉइंट वाइज नहीं लिखना होगा, उसे आपको एक पैराग्राफ में लिखना होगा। तो एग्ज़ाम में कौन सा आता है? देखो, एग्ज़ाम में दोनों टाइप का आता है, मुद्दों के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी, लेकिन आपको लिखना एक ही होता है। मुद्दों के आधार पर उसके नीचे अथवा करके अर्थ के आधार पर वाला पूछा जाता है। तो जो आपको अच्छे से आता है ना, वही लिखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि मुद्दों के आधार पर ये वाला लिखना, क्योंकि ये ना ईजी होता है, आपको सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना होता है। अर्थ के आधार पर आपको एक आंसर जैसा, बड़े आंसर जैसा लिखना होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मुद्दों के आधार पर होता है वही लिखना, वो ईजी होता है और उसमें मार्क्स जाने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि जो कनुप्रिया कविता है, क्या उसका रसास्वादन एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि वो कविता तो बहुत बड़ी है और पढ़ने में भी हार जाती है। तो क्या उसका जो एप्रिसिएशन है, रसास्वादन है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है? तो देखो, हाँ आ सकता है, क्योंकि वो भी कविता ही है, ठीक है, कविता ही है, कोई पाठ नहीं है, तो उसका रसास्वादन आ सकता है। बट मैंने उसका जो वीडियो है कैसे लिखना है, उसका आंसर क्या है, मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख लेना। आपके पास उसका आंसर नहीं होगा तो उसे सिंपली अपने बुक में लिख लेना और पढ़ लेना 1-2 बार। तो हम कनुप्रिया की बात कर रहे थे, और कनुप्रिया वाला भाग यानी कि विभाग 3 विशेष अध्ययन आ गया। विशेष अध्ययन यानी कि आपकी जो कविता है कनुप्रिया, सिर्फ वही 10 मार्क्स के लिए आने वाली है, उसमें से 10 मार्क्स के प्रश्न रहने वाले हैं। तो कविता बहुत बड़ी है, बट टेंशन मत लो, एग्ज़ाम में इसका भी पैसेज आने वाला है, पैसेज वाले क्वेश्चन रहेंगे। 4 मार्क्स के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन बिना पैसेज का भी आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली कि वो स्वाध्याय से हो, इसलिए स्वाध्याय को पढ़ कर रखो, ठीक है। मैं प्रोबेबली बोल रहा हूँ, बट गारंटी नहीं है कि स्वाध्याय में से ही आएगा, वो बीच में से भी पूछ सकते हैं, बट स्वाध्याय में आएगा तो स्वाध्याय पढ़ कर रखो, और एक बार उसका जो स्पष्टीकरण है पोएम का वो खुद से पढ़ो। उसके बाद वीडियोस देखो यूट्यूब पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही देखो, आपको जो अच्छा लगता है, जहाँ अच्छे से समझता है वहाँ से देखो, बट क्लियर करके रखो। मुझे ये चाहिए कि आपका जो स्वाध्याय है, आपका
स्पष्टीकरण है वो क्लियर हो। आप देखो कहीं से भी क्लियर करो। आगे है विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, यानी कि जो फीचर लेखन है, ब्लॉग लेखन है, जो पाठ है पल्लवन वगैरह, उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका विभाग। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वही एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए रहेगा बिना पैसेज का, बट टेंशन मत लो, उसके नीचे पैसेज वाले क्वेश्चन रहेंगे। एक पैसेज दिया रहेगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैसेज है तो उसके ऊपर नॉर्मल सा संजाल पूर्ण कीजिए, देन सो मत लिखिए, यही क्वेश्चन आते हैं। और उस पैसेज के नीचे भी एक बड़ा क्वेश्चन फिर से आएगा, बट वो भी ऑप्शन में रहेगा। उसकी जगह 4 MCQ रहेंगे। आप चाहे तो वो क्वेश्चन करो बड़ा वाला बिना पैसेज का, या फिर 4 MCQ करो। MCQ ईजी रहेगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि MCQ करना। MCQ में मार्क्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। इसके बाद इसी विभाग में विभाग 4 में आने वाला है अनसीन पैसेज, यानी कि अपठित गद्यांश, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आपके सिलेबस के बाहर से कोई पैसेज आएगा। सिलेबस के बाहर यानी कि क्या अपने से बना के देंगे वो हाई लेवल का। देखो हाई लेवल का नहीं रहेगा, वो आपके नहीं, पुराने सिलेबस की बुक में से आ सकता है। ऐसा कोई पैसेज रहेगा पुराने हिंदी के सिलेबस में से, तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, पैसेज वाला रहेगा, यानी कि ईजी रहेगा। आपका संजाल पूर्ण कीजिए, सो मत लिखिए, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद इसी विभाग में आगे आने वाला है हिंदी पारिभाषिक। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 109 और 110 खोलकर देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड दिखेंगे जिसका हिंदी में मतलब लिखा होगा। तो ऐसे 4 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। टोटल 8 इंग्लिश वर्ड रहेंगे जिसमें से 4 लिखना होगा। तो टोटल 4 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। इंग्लिश में उसका रहेगा और उसका हिंदी में आपको मीनिंग अर्थ लिखना होगा। तो सोचो हिंदी में भी कहाँ से घुमा के पीछे अंदर से वो लोग पूछ रहे हैं, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए। अब आता है सबसे लास्ट और सबसे आसान वाला विभाग, यानी कि व्याकरण का विभाग 5 व्याकरण। मैं इसे आसान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना व्याकरण के, जैसे रस पहचानो, तो रस वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हैं आपके टेक्स्ट बुक में से ही आने वाले हैं। सच में मैं सच कह रहा हूँ। आप पेपर पैटर्न देखोगे ना तो उसमें नीचे लिखा भी है कि बुक के बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। सब कुछ जो व्याकरण का है वो बुक के अंदर से ही आने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर आपको व्याकरण आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई नहीं। जो आपके स्वाध्याय वगैरह में प्रश्न दिया है व्याकरण का, उसे रट्टा मार लो, उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको वो पूरा याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसे देख लेना, तो सब कुछ आपके मन में आ जाएगा। तो व्याकरण के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके बुक में से ही आने वाले हैं। बुक के जो स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद बॉक्स बना के अलंकार, रस, ये सब कुछ दिया है। तो सब कुछ आपके बुक में से आने वाला है, टेक्स्ट बुक में से आने वाला है। ये टेंशन मत लो कि ग्रामर का क्वेश्चन लोग अपने से कुछ हार्ड बना के देंगे। बाहर से हार्ड कुछ भी नहीं आने वाला है। दोस्तों आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि हर विभाग में गद्य, पद्य और विशेष अध्ययन में एंड में नीचे 4 या 6 मार्क्स के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन, जो बिना पैसेज के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करनी कैसे है, कैसे हमें पढ़ना है। देखो चांसेस ये हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन है बिना पैसेज वाले बड़े क्वेश्चन, वो आपके स्वाध्याय में से आए। इसलिए मैंने कहा था स्वाध्याय पढ़कर रखना। और चांसेस है बट कंफर्म नहीं है, बीच में से भी लोग घुमा के दे सकते हैं। जैसे आपका व्यवहारिक हिंदी में एक पार्ट है फीचर लेखन, उसके स्वाध्याय में एक क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो वो एग्ज़ाम में सीधा ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए, या फिर लता मंगेशकर की जगह सचिन तेंदुलकर भी दे सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो क्वेश्चन वही है बट उसमें नाम बदल दिए हैं। तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। और फीचर लेखन कैसे लिखते हैं, फीचर लेखन ही नहीं, अगर ब्लॉग लेखन भी आ जाता है तो कैसे लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि स्वाध्याय पूरा अच्छे से पढ़कर रखना और थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। देखो ऐसे जो क्वेश्चन है बिना पैसेज वाले वो इंग्लिश में भी आते हैं। इंग्लिश में लास्ट का जो पार्ट है नोवेल सेक्शन का, 16 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में बिना पैसेज के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी से मन बना लिया होगा कि मैं तो उसे छोड़ दूंगा, मुझसे इतने बड़े क्वेश्चन याद ही नहीं होते हैं। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डाइजेस्ट में बड़ा बड़ा आंसर दिया है वही लिखना है आपको। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कुछ उससे रिलेटेड लिख सकते हो। तो इसलिए उसे छोड़ना मत, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिख ही देना। इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले आपसे उम्मीद लगाई थी कि आपको पेपर पैटर्न पता होगा। अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा तभी तो आप समझ पाओगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बिना पैसेज के हैं और मुझे उसकी तैयारी खास करनी भी है। हिंदी और इंग्लिश इतना इजी भी नहीं है जितना लगता है, उसकी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेन सब्जेक्ट को छोड़कर हिंदी इंग्लिश पढ़ो। मेन सब्जेक्ट जो भी है आपका, साइंस में हो तो साइंस का, कॉमर्स में हो तो कॉमर्स का, आर्ट्स में हो तो आर्ट्स का मेन सब्जेक्ट वही पढ़ो। बट हिंदी इंग्लिश को भी थोड़ा टाइम दो, हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ो उसे। संडे को पढ़ो, जो खाली दिन रहता है वहाँ पर संडे को पढ़ो। हिंदी को इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हिंदी इंग्लिश पढ़ो। रोज़ मत पढ़ो, हफ्ते में 2-3 दिन सिर्फ उतना ही पढ़ो, चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा।
तो यही था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अपने डाउट वहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। धन्यवाद।